जय हिंद दोस्तों। आज बीपीएससी एईडीओ का सेट नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। आप जैसा देख रहे हैं दोस्तों, यूटेरिया का बुक है, वॉल्यूम 3 है। सेट नंबर 1 हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। अगर आप 60 नंबर ला रहे हैं दोस्तों इस सेट प्रैक्टिस में, तो इसका मतलब आपका तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल का है। आपको रिजल्ट होने का संभावना बहुत ही अच्छी तरह से है। तो आप इसको जो है सेट को जरूर लगाइएगा। इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। और इसका पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको फुल सेट का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप वहां से सेट भी लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सेट नंबर 2 की ओर चलते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित तटीय भू आकृतियों में से कौन सी अपरदन से निर्मित होती है? राइट आंसर होगा समुद्री मेहराब और समुद्री गुफा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समुद्री गुफा की बात करते हैं तो समुद्री गुफा का निर्माण तब होता है जब चट्टानें तरंग की कमजोर चट्टानों को काटती रहती है, ठीक है, और निरंतर अपरदन से गुफा का आकार बढ़ता है। और समुद्री मेहराब की बात करते हैं दोस्तों, तो जब गुफा दोनों ओर से कट कर मिल जाती है तो समुद्री मेहराब का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांस हिमालय और उत्तर पश्चिमी हिमालय के पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है? दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम ये सही क्रम है। ये बिल्कुल सही है। लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और उसकी सहायक श्योक नदी के बीच एक जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। ये भी सही है। विश्व के दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन जास्कर हिमालय का हिस्सा। ये गलत है दोस्तों। K2 जो है जास्कर श्रेणी का हिस्सा न होकर काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। ये तो गलत हो गया, तो 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है? देखिएगा, कहता है जब ये प्लेट टकराती है तो कम घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट के नीचे क्षेपित होती है। एक गलत है दोस्तों। इसमें होगा जब ये प्लेट टकराती है तो जहां कम घनत्व है यहाँ पर हो जाएगा अधिक घनत्व, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कम घनत्व। यानी हो जाएगा जब ये प्लेट टकराती है तो अधिक घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट कम घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट के नीचे निक्षेपित होती है, ठीक है। इस प्रक्रिया में बनने वाला मैग्मा मुख्य रूप से बेसाल्टिक होता है, जिसके कारण तटों पर सौम्य ज्वालामुखी का उद्गार होते हैं। ये भी गलत है दोस्तों, ठीक है। ये बेसाल्टिक ना होकर के एसिडिक प्रकृति का होता है, ठीक है, एंडेसिटिक प्रकृति का। लिख देते हैं दोस्तों, एंडेसेटिक प्रकृति का होता है, ठीक है, बेसाल्टिक नहीं होता है। पेरू चिली गर्त महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के बीच विनाशकारी प्लेट सीमा का एक सटीक उदाहरण है। ये बिल्कुल सही है। इस टकराव के कारण केवल नवीन बलित पर्वतों का निर्माण होता है। भूकंपीय गतिविधि यहाँ नगण्य होता है। ये भी गलत है। तो 1 और 2 जो है 1 2 4 क्या गलत हो गया? केवल 3 जो है सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अरावली पर्वत श्रेणी के भू-आकृतिक और ज्वाला जलवायु महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करो। कहता है अरावली श्रेणी थार मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकने के लिए एक भौतिक बाधा के रूप में कार्य करता है। अतः इसमें आगे देखते हैं क्या कहता है दोस्तों, सही या गलत निकालना है। कहता है कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे, अच्छा इसका आगे देखते हैं। अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होने के कारण यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के समानांतर पड़ती है, जिससे राजस्थान में भारी वर्षा होता है। समानांतर तो पड़ती है दोस्तों, लेकिन राजस्थान में भारी वर्षा न होकर अल्प वर्षा होती है, ठीक है, अल्प वर्षा होता है। तो ये तो गलत हो गया। बनास नदी अरावली को पार करने वाली एकमात्र नदी है जो अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराता है। ये गलत है दोस्तों। बनास नदी एकमात्र नदी नहीं दोस्तों, और भी नदी है, ठीक है, जो कि अपना जल खंभात की खाड़ी में गिरती है। जैसे में हो जाएगा साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये सभी जो है खंभात की खाड़ी में गिराती है अपना जल, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अरावली क्षेत्र धात्विक खनिजों जैसे तांबा, सीसा, जस्ता के मामले में अत्यंत समृद्ध है। ये सही है। तो 1 और 4 सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बसंत विषुव
लगभग 21 मार्च को मनाते हैं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सही को देखना है। कहता है सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है, गलत है। कर्क रेखा नहीं होकर के भूमध्य रेखा के लंबवत होगा, भूमध्य रेखा के लंबवत होता है, तो ये गलत हो गया। मकर रेखा के लंबवत नहीं, भूमध्य रेखा के। सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत होता है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ करता है, गलत है दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु नहीं होगा, बसंत ऋतु का आरंभ करता है, ठीक है। तो सूर्य जो है भूमध्य रेखा के लंबवत होता है और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु का आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी शांत घाटी के वर्षा वनों से निकलती है और भरत पूजा नदी में मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुंती पूजा, ठीक है, कुंती पूजा। अच्छा, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं दोस्तों। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, केरल में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, कहता निम्नलिखित में से कौन से देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश है। तो स्लोवाकिया के पड़ोसी देश में से क्या हो जाएगा, चेक गणराज्य, हंगरी और ऑस्ट्रिया, ठीक है, चेक गणराज्य, हंगरी और ऑस्ट्रिया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, मिलान करना है दोस्तों। क्या कर रहा है, कहता युग्मों पर विचार करें, कितने युग्म सही सुमेलित है। तो घाटप्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है, उकाई नहर परियोजना गुजरात में है, नीरा नहर परियोजना जो कि महाराष्ट्र में है, जवाई परियोजना तमिलनाडु में। ये गलत है दोस्तों, तमिलनाडु ना होकर राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो जवाई परियोजना कहाँ है, राजस्थान में। तो 3 गो युग्म जो है सही है, तो केवल क्या होगा 3। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। विचार करना है। कथन में कह रहा है कि पूर्वी घाट की नदियां प्रायः विशाल डेल्टा का निर्माण करता है, सही है। वे लंबी दूरी तक समतल मैदानों से होकर बहती है और अधिक अवसाद लाती है, ये भी सही है। अतः ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों युग्मों पर विचार करें, कितने युग्म जो है सही सुमेलित है। देखिएगा कितने युग्म है। राजमहल झारखंड में स्थित है, सोहागपुर छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ ना होकर दोस्तों सोहागपुर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। विश्रामपुर जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। विश्रामपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। और रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में। तो ये 2 युग्म जो है बिल्कुल सही है, 1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 युग्म। तो यहाँ पर 2 चीज हो गया, सोहागपुर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, या विश्रामपुर कहाँ होगा, छत्तीसगढ़ में होगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्नायु और जोड़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कौन सा सही है, कहता स्नायु हड्डी को जोड़ते हैं और शरीर की गति में मदद करते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, कहता हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है, ठीक है। कहता इसे प्रकाश परिवर्तित करने की इसकी योग्यता के कारण गहनों में रत्न की तरह प्रयुक्त होता है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। ये प्रकाश को परिवर्तित करता है तभी ही जो है रत्न के रूप में प्रयुक्त होता है। हीरा की बात कर रहा है दोस्तों। यह विद्युत का सुचालक होता है, गलत है दोस्तों। ये जो है विद्युत का कुचालक होता है, ना कि सुचालक होता है। इसे कांच, संगमरमर पत्थर और अन्य कठोर पदार्थों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। इसे शैलों को बेधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये भी सही है। अतः 1, 3 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं दोस्तों। कथा कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। शुद्ध जल में नमक के घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है, ये बिल्कुल सही है। जब शुद्ध जल में नमक घोलेंगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक जो है घट जाता है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए कथनों में कौन सा सही है। कथा रुधिर वर्ग ए वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए तथा रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है, बिल्कुल दान कर सकता है दोस्तों। जिसके पास ए है वो तो ये लेगा ही, और जिसके पास ए बी है तो वो ए वाला भी लेगा, क्योंकि मतलब जो ए बी वाला व्यक्ति है वो सर्वग्राही है। सभी तरह का जो है ए हो चाहे बी हो चाहे ए बी हो, सभी तरह का जो है ले सकता है, ठीक है, क्योंकि सर्वग्राही है। रुधिर वर्ग ए बी वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए बी और ए बी अथवा ओ वाले व्यक्ति को दान कर सकता है, गलत है दोस्तों। दान नहीं कर सकता है, केवल ले सकता है, ठीक है,
ए बी वाला जिसके पास ए बी है वो सभी तरह का रुधिर वर्ग ले सकता है, वो दान नहीं कर सकता। अगर दान करेगा तो केवल ए बी वाले को ही दान करेगा, ठीक है, ये गलत हो गया। रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी अन्य रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को दान कर सकता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि ओ जो है रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता कहते हैं, वो किसी को भी दे सकते हैं, ए हो चाहे बी हो चाहे ए बी हो, कोई भी वर्ग रहेगा वो रुधिर वर्ग को हम दे सकते हैं, ठीक है। कहता रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से ले सकता है, ये भी गलत है। तो 1 और 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों। कहता है कैल्शियम, लोहा और सोडियम उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता तो तीनों का होगा दोस्तों, कैल्शियम, लोहा और सोडियम सभी का होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल में तनु घोल की ओर जाता है, बताइएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि तनु घोल से सांद्र घोल की ओर जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है सांद्र घोल से तनु घोल की ओर है, लेकिन वास्तविक क्या होगा, तनु घोल से लेकर के सांद्र घोल की ओर जाएगा, ये तो गलत हो गया। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दबाव लगाया जाता है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ना तो 1 ना ही 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, काले रंग के तार का विद्युत उपकरण में मुख्य कार्य क्या है। तो मुख्य कार्य जो है न्यूट्रल के माध्यम से विद्युत लौटाना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कहता है चूने पर जल की क्रिया द्वारा इसका बृहत पैमाने का उत्पादन होता है। चूने पर जल की क्रिया द्वारा इसका बृहत पैमाने पर उत्पादन होता है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। ठोस अवस्था में इसका प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। कहता है मानव नेत्र अपसारी लेंस से युक्त एक अपवर्तन निकाय है, गलत है दोस्तों। मानव नेत्र में जो है अब अपसारी लेंस ना होकर के अभिसारी लेंस होता है, ठीक है, अभिसारी लेंस होता है, ना कि अपसारी लेंस, तो पहला ही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कथन और कारण है दोस्तों। कथन में कह रहा है कि लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, ये बिल्कुल सही है। लोहे का गोला जो है पारे पर तैरता है लेकिन पानी में डूबता है। कारण दिया हुआ है कि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, गलत है दोस्तों। लोहे का अपेक्षित घनत्व जो है पारे के अपेक्षित घनत्व से अधिक नहीं होकर के कम होगा, जब कम होगा तभी तैरेगा, जब अधिक होगा तो डूब जाएगा, ठीक है। तो ये सही है और आर गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कथन और कारण दिया हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया में अक्रिय वातावरण देने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, ये सही है, ठीक है। साधारण तापमान पर नाइट्रोजन गैस की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है, ये भी सही है, अतः ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी सही करता है। क्वेश्चन नंबर 22, परंपरागत कर्णपाली छेदन प्रक्रम यानी कान छेदने में खून नहीं बहता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है दोस्तों कि कर्णपाली में पाई जाने वाली उपस्थिति में शरीर के अन्य भागों की तुलना में बहुत कम खून की आपूर्ति होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कहता है कौन सा अर्धचालक है। तो एक सिलिकॉन हो जाएगा और एक जर्मेनियम, ये दोनों क्या है, अर्धचालक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, 24 में कह रहा है दोस्तों कि जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रहता है, यह निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा मधुमेह से संबंधित है जो प्रौढ़ों का एक सामान्य रोग है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, रक्त में शर्करा के उच्च स्तर होना और रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्य रूप से उपस्थित होता है।
तो अम्ल वर्षा में SO2 प्लस NO2, नाइट्रिक अम्ल प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल वर्षा का पीएच मान जो है लगभग 5.6 से कम होता है। ठीक है, 5.6 से थोड़ा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 27, कथनों पर विचार कीजिएगा, कौन सा कथन सही है। कथा साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्प परिकर्णन के कारण नीला दिखता है। ये गलत है दोस्तों। वायुमंडल में प्रकाश के रक्त यानी लाल भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। ये गलत है दोस्तों। लाल का प्रकीर्णन जो है कम होता है और नीले का अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडल के अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश जो है काला दिखेगा। ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, आयोडीन युक्त नमक क्या है। आयोडीन युक्त लवण क्या है। आयोडीन युक्त लवण पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कथा ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा दोस्तों। कथा जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की गति कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठोस में अधिक होता है और गैस में कम हो जाता है। किसी भी माध्यम में जैसे कि हम तापमान को कम करते हैं वैसे ध्वनि गति बढ़ जाता है। तापमान को कम करने पर ध्वनि की गति क्या होगा, कम जाएगा, ना कि बढ़ जाएगा। तो 2 तो गलत हो गया दोस्तों। ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम में कम होता है। गलत है, एल्युमिनियम में एल्युमिनियम में जो है ध्वनि की गति अधिक होता है। जैसे एल्युमिनियम में ध्वनि की गति जो है लगभग 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है। और अगर हम कांच की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, कांच की बात करते हैं तो कांच में होता है 3980 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर केवल इधर एक सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक सही है। पीएच पैमाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पीएच पैमाना यह एक लघु गणकीय पैमाना है, सही है। 0 से 14 तक सीमित है क्योंकि पानी का आयनीकरण गुणनफल जो है लगभग 10 पावर -14 है। ये भी सही है। पीएच मान जितना कम होगा विलय की अम्लता उतनी ही ज्यादा होगी। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुआ, बताइएगा। तो अनेक कपड़ा मिले, साबुन, माचिस के कारखाने, हैंडलूम की उद्यम तथा राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनी खुली। ये सही है। राष्ट्रवादी काव्य गद्य पत्रिका का विकास हुआ। ये भी सही है। 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, गांधी समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, बताइएगा दोस्तों। कथा सरकार हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई थी। ये गलत है दोस्तों। ठीक है, कथा कौन सा गलत है, गलत है, क्योंकि सरकार जो है हिंसक कैदी को रिहा नहीं कर रहा था, केवल अहिंसक कैदी को रिहा कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर दोनों दिया हुआ है, तो पहला ही गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 33 की ओर। किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था, तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट ने उत्तर से दक्षिण के बीच जो है सेतु का काम किया था। क्वेश्चन नंबर 34, मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा, देखिएगा दोस्तों। कहता है हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। शेरशाह की मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। ठीक है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और अकबर की मकबरा सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, अस्थाई बंदोबस्त जिसे स्तरमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं को अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम विस्तारित किया गया है, क्योंकि, बताइएगा। क्योंकि जो है 1810 के पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि हो गई जिससे फसल की मूल्य बढ़ गया, जबकि अस्थायी बंदोबस्त से राज्य के अंश में वृद्धि स्वीकृत नहीं थे। ये भी सही है। रिकॉर्डों के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा है, सही है। राज्य के रैयत से सीधे बंदोबस्त नहीं किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड दोस्तों 36 आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है दोस्तों, कहता कौन सा सही है। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल और गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने के काफी मदद मिली थी।
ये सही है। उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता के मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, बनिहट्टी की लड़ाई इतिहास में निम्नलिखित में से किस कारण से जानी जाती है? तो बनिहट्टी की लड़ाई जो है, अच्छा बनिहट्टी की लड़ाई कब हुआ था दोस्तों? 1565 में हुआ था। ये जो है बनिहट्टी की लड़ाई को ही तालीकोटा का युद्ध या फिर राक्षसी तंगड़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यह 1565 में हुआ था। इसके तहत जो है विजयनगर का जो क्या हुआ था, अंत कर दिया गया था, विघटन हो गया था। ठीक है, दक्षिण भारत में स्थित है विजयनगर, इसका विघटन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण की नीति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? विशाल सेना तैयार करना। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 39, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अच्छा, ये इसमें जो है इसी के समय में जो है भू राजस्व की दर 1/3 से लेकर के जो है 1/5 तक था। ठीक है, इन्हीं के समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में। क्वेश्चन नंबर 40, क्या कर रहा है दोस्तों? क्रम में बैठाने के लिए कर रहा है, इसको क्रम में सजाना है। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में, बांदीवास का युद्ध 1760 में, और इधर अंबर का युद्ध 1749 में। आप लोग बैठा सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, मैजिक लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था? तो इसका राइट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। अच्छा, असहयोग आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1920 में हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, 42 नंबर, अग्रहारिक नामक अधिकारी निम्नलिखित में से किसकी देखभाल करता था? तो इसका राइट आंसर होगा धार्मिक न्यास का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अग्रहारिक नामक अधिकारी जो है धार्मिक न्यास को देखभाल करता था। ठीक है। अच्छा, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को क्या कहते थे? अग्रहार के नाम से जानते थे। ठीक है, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को अग्रहार के नाम से जानते थे। मौज प्रशासन में राजस्व संग्रह का मुख्य अधिकारी कौन था? राइट आंसर होगा समनहर्ता। ठीक है, समनहर्ता। क्वेश्चन नंबर 43, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शंकरन नायर। जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 1919 में हुआ था। इसमें जो है लगभग हजारों या फिर सैकड़ों भारतीयों को मौत हो गया था। ठीक है, इसमें जो है जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में जो सभा हो रहा था उसमें गोली चलाने से बहुत सा भारतीयों को मौत हो गया था। इसी के कारण जो है शंकरन नायर ने कार्यकारी परिषद से जो है त्यागपत्र दे दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि से, नाइटहुड उपाधि यानी सर की उपाधि जो है लौटा दिया था। ठीक है, सर की उपाधि जो है लौटा दिया था। और महात्मा गांधी जी ने केसर या हिंद की उपाधि लौटा दिया था। ठीक है, इसी के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 44 की ओर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया? तो स्वराज की प्राप्ति का मुख्य लक्ष्य जो है कोलकाता अधिवेशन 1906 में हुआ था। कोलकाता अधिवेशन 1906 का अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, लखनऊ 1916 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें नरम दल और एक गरम दल दोनों एक हो गया था। इसका अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार कर रहा था। ठीक है, इसका लखनऊ 1916 का अध्यक्षता। सूरत 1907 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें नरम दल और गरम दल दोनों अलग हुआ था। इसका अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस कर रहे थे। सॉरी, हाँ, रास बिहारी बोस कर रहा था। ठीक है। लाहौर 1929 का अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता 1916 के अंतर्गत शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिएगा, कहता मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस के उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार किया जाना। मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस के उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार किया जाना, ये सही है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया, ये भी सही है। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया था, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, 1/9 ना होकर के 1/3 भाग जो है आरक्षित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो गलत हो गया।
क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 46 की ओर। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित होने वाली निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। विचार करना है, क्या विचार करना है दोस्तों, देखिएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर, अच्छा इसको क्रम में बैठाना है दोस्तों। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुआ था, द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा हुआ था। और द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना, द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1851 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? बताइएगा कमेंट में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुआ था और लक्ष्मी नरसुचेट्टू के द्वारा हुआ था, ठीक है, 1852 में। और द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की बात करते हैं तो 1876 में हुआ था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, ठीक है। तो आप इसको क्रम में आप तो बैठा सकते हैं दोस्तों, जब डेट लिखा गया तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने का उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने का नीति आरंभ किया था? तो राइट आंसर होगा डुप्ले, ठीक है। डुप्ले ने जो है भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 48, कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक राय तरंगिणी किस शासन के संरक्षण में लिखा गया था? बताइएगा। राइट आंसर होगा राजा जयसिंह, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बेहतर बचाव होगा, यह कथन किसका है? मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति जो है बेहतर बचाव होगा, यह कथन जो है डब्ल्यू हंटर का है, डब्ल्यू हंटर का। क्वेश्चन नंबर 51, घटनाओं पर विचार करना है दोस्तों। कतई इसने सबसे पहले से लेकर के आखिरी गतिविधि के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। अच्छा, प्रारूप समिति का नियुक्ति कब हुआ था? 1947 में हुआ था, ठीक है, जिसका अध्यक्ष जो है भीमराव अंबेडकर थे, इसका अध्यक्षता किया था भीमराव अंबेडकर। संविधान को अंगीकृत जो है 1949 में किया गया था और लागू हुआ था दोस्तों 1950 में। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था दोस्तों, बताइएगा। 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ था, प्रथम बैठक। तब तो डेट लिख दिए दोस्तों, तो क्रम में आप बैठा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 52 की ओर। मिलान करना है दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति गठन 57 में हुआ था, अशोक मेहता समिति गठन 1970 में हुआ था, एल एम सिंघवी समिति 1986 में, पी के थुंगन समिति 1988 में। तो याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध त्रिस्तरीय पंचायती राज से है, अशोक मेहता समिति का संबंध जो है द्विस्तरीय पंचायती राज से दोस्तों। एल एम सिंघवी समिति जो है पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश किया था, ठीक है। और पीके थुंगन समिति की बात करते हैं, गठन जो 1988 में हुआ था, इसने जो है स्थानीय निकाय को मजबूत करने और संवैधानिक दर्जा देने की बात कहा था, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा और उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 नहीं दोस्तों, बी हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा, ये पहला ही गलत हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है संसद, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है, सही है। निर्वाचन गण में विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं, ये भी सही है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के पालन किया जाता है, ये भी सही है। तो 1 जो है गलत था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में कितने अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा का प्रयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 15 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर आते हैं। ऐसा कथन दिया हुआ दोस्तों, कथा उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? ठीक है, दोनों में से एक सही है, कौन सा सही है? कौन सा एक सही है? कुछ कथन नीचे दिया, ऑप्शन भी दिया हुआ इसका है। कथन 1 में कह रहा है कि भारत में रोजाना जेल प्रशासन के लिए जेलों के अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से
करती है, ये सही है। भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकार के नियंत्रण में रहा, ये भी सही है। अतः इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, एक हो जाएगा। ठीक है, एक और दो दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 56 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, कहता है सही उत्तर का चुनाव करना है। संविधान के 61वें संशोधन मतदाताओं की आयु घटाने संबंधित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। इसमें मतदाता का उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, 21 से घटाकर 18 वर्ष, तो ये तो सही हो गया। संविधान का 93वां संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण से संबंधित है, गलत है दोस्तों। 93वां संशोधन जो है जो कि 2006 में हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था दोस्तों, शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है, ना कि ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस, तो ये दूसरा गलत हो गया। संविधान के 86वें संशोधन में अनुच्छेद 19 का 1 जोड़ा गया, गलत है दोस्तों। 86वें संशोधन जो है 2002 में हुआ था। ठीक है, इसके तहत 21 का 1 जोड़ा गया था। ठीक है, 21 का 1। कहता है सन 2002 में अभिभावकों द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य जोड़ा गया था, ये भी सही है। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 21 का 1 में रखा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 और 4 जो है सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। निर्वाचन आयोग की शक्ति के संदर्भ में अर्ध न्यायिक कार्य का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, राजनीतिक दलों के बीच विवादों का निपटारा करना, जैसे चुनाव चिन्ह विवाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही का चुनाव करना है। कहता है सूचना आयुक्तों की संख्या 12 से अधिक नहीं होगी, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, सूचना आयुक्त जो है अधिकतम 12 नहीं होकर के कितना होगा, 10 होता है। ठीक है, अधिकतम 10 होता है। एक मुख्य सूचना आयुक्त और मतलब अधिकतम जो है 10 होगा। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा, ये सही है दोस्तों। मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। कथन और कारण दिया हुआ दोस्तों। कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। ये सही है। भारत सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दे सकता है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। ए और आर सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 60। कथनों पर विचार करना है दोस्तों, क्या कह रहा है देख लीजिए थोड़ा सा, कौन सा कथन सही है। कहता है संविधान के अनुच्छेद 109 कुछ विशेष परिस्थिति में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये गलत है दोस्तों। संसद के संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है अनुच्छेद 108 में है, और अनुच्छेद 109 के बारे में कह रहा है दोस्तों, तो इसमें जो है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, धन विधेयक का संबंध 110 से है, लेकिन धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109 में निहित किया गया है, तो ये तो गलत हो गया ना। संयुक्त बैठक का अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, सही है। ये जो है अनुच्छेद 118 के 4 के तहत होता है। ठीक है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। धन विधेयक के मामले में असहमति होने पर संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं, ये भी सही है। तो 2 और 3 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 61 की ओर। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किस आर्थिक संकेतन से है, बताइएगा। राइट आंसर होगा जीडीपी से। ठीक है, हिंदू वृद्धि का संबंध जो है जीडीपी से है। क्वेश्चन नंबर 62। भुगतान संतुलन के चालू खाते में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश शामिल नहीं है। बाकी वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का निर्यात आयात, एक तरफा हस्तांतरण, ये सभी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 63। फिलिप्स वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक सीधा संबंध प्रदर्शित करता है, ये सही है दोस्तों। सही है का मतलब असत्य, मतलब ये जो असत्य में सही है। ठीक है,
क्योंकि यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच सीधा संबंध प्रदर्शित नहीं करता, ये व्युत्क्रमण संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक है, व्युत्क्रमण संबंध। इसके अनुसार जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कम हो जाती है तो मुद्रास्फीति की दर बढ़ने की प्रवृत्ति होता है। ये बिल्कुल सही है, तो पहला जो है असत्य है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 64, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग के नियम के अपवाद होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय कम हो जाती है, जिससे वह अन्य महंगी वस्तुओं को छोड़कर इसी पर निर्भर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय नियोजन के इतिहास में योजनावकाश की अवधि के लिए उत्तरदायी कारक कौन से थे। तो उत्तरदायी कारक में दोस्तों भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था, सही है। और लगातार 2 वर्षों का भीषण सूखा जो है एक 1965 से 66 में हुआ था, एक 1966 से 67 में हुआ था, ये भी सही है। मुद्रा के अवमूल्यन के कारण जो कि 1966 में हुआ था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, राष्ट्रीय आय लेखांकन में साधन लागत और बाजार मूल्य के बीच अंतर कौन स्पष्ट करता है। तो साधन लागत और बाजार मूल्य के बीच के अंतर को शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 67, लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक के बारे में क्या सत्य है। सत्य को देखना है दोस्तों। कहता है गिनी गुणांक का मान जीरो होने का अर्थ पूर्ण असमानता है, गलत है दोस्तों। गिनी गुणांक जो है जीरो से लेकर के 1 तक होता है। जीरो का अर्थ होता है पूर्ण समानता, ठीक है, पूर्ण समानता होता है, ना कि असमानता। और 1 का अर्थ होगा पूर्ण असमानता, ठीक है। तो जीरो का अर्थ क्या होगा, पूर्ण समानता, 1 का अर्थ होगा पूर्ण असमानता। तो पहला तो गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। लोरेंज वक्र जितना निरपेक्ष समता रेखा के करीब होगा, असमानता उतना ही कम होगा, ये सही है। गिनी गुणांक लोरेंज वक्र के नीचे के क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं दोस्तों। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करें। कहता है एमएसपी की घोषणा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत सीएससीपी के सिफारिश पर की जाती है, ये सही है, ठीक है। वर्तमान में केंद्र सरकार 23 अनिवार्य फसलों पर एमएसपी घोषित किया गया, ये भी सही है। मक्के और बाजरे के लिए सरकार एमएसपी के स्थान पर उचित लाभकारी मूल्य एफआरपी घोषणा करती है, ये गलत है दोस्तों। एफआरपी घोषणा ना करके एमएसपी ही घोषणा करता है, ठीक है, एमएसपी ही घोषणा करता है। तो 1 और 2 सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, बिहार के भौतिक विभाजन के संदर्भ में दून घाटी की औसत लंबाई कितनी है, यहाँ किन 2 श्रेणी के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 24 किलोमीटर रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 70, बिहार के भूगर्भीय संरचना के अनुसार विंध्यन समूह की चट्टानों का विस्तार मुख्य रूप से सोन नदी के उत्तर में पाया जाता है। इन चट्टानों में कौन सा खनिज निक्षेप सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पाइराइट और चूना पत्थर। पाइराइट और चूना पत्थर निक्षेप जो है सबसे अधिक पाया जाता है विंध्यन समूह के चट्टानों में। क्वेश्चन नंबर 71, बिहार के टाल क्षेत्रों के संदर्भ में विचार करें। जो टाल क्षेत्र है जैसे कि मोकामा से लखीसराय तक विस्तृत यह निम्न भूमि क्षेत्र किस काल में निर्मित हुआ है और इसकी ढाल किस दिशा की ओर है। तो इसका निर्माण जो है क्वार्टनरी काल में हुआ है, क्वार्टनरी काल में, और इसका ढाल जो है पश्चिम से पूरब दिशा की ओर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किन क्षेत्रों में सबसे अधिक विस्तृत है और इसे किन तत्वों में कमी पाई जाती है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है रोहतास, गया और पटना में पाया जाता है, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, बिहार सरकार के 7 निश्चय 2 योजना के तहत सुलभ संपर्कता यानी ईजी कनेक्टिविटी का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो ईजी कनेक्टिविटी का मुख्य लक्ष्य प्रमुख शहरों से बाईपास और फ्लाईओवर का निर्माण करना, ठीक है, प्रमुख शहरों से बाईपास और फ्लाईओवर का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 74, बिहार में नोनिया विद्रोह जो कि 1770 से 1800 तक हुआ था का मुख्य कारण क्या था। तो नोनिया विद्रोह के बारे में कह रहा है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, सोरा के व्यापार पर अंग्रेजी का एकाधिकार और शोषण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में नाखासपिंड नामक स्थान पर नमक कानून भंग करने हेतु एक बड़ा केंद्र बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पटना में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गठित स्वदेशी लीग के बारे में कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसका स्थापना जो है 1930 में पटना में हुआ था, सही है। इसका अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सर इमाम अली, ये भी सही है। सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके सचिव थे, गलत है दोस्तों। सच्चिदानंद सिन्हा जो था इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, उपाध्यक्ष थे। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के तहत जरीबाना और महासिलाना क्या था? तो जरीबाना और महासिलाना क्रमशः सर्वेक्षण शुल्क और कर संग्रह शुल्क था। यानी जरीबाना क्या था? सर्वेक्षण शुल्क, और महासिलाना कर संग्रह शुल्क था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 19 जो कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 14 में क्या होगा दोस्तों? मतलब समता का अधिकार का उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 79, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भोला पासवान शास्त्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है दोस्तों भोला पासवान शास्त्री के बारे में। वे बिहार के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल सही है। उनके कार्यकाल के दौरान बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 लगाया गया था, ये भी सही है दोस्तों। वे कुल 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और दूसरी बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका, गलत है दोस्तों। ये 2 बार नहीं बना है, ये टोटल 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बना है और कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। ठीक है, तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर आते हैं। बिहार की मंजूषा चित्रकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन तकनीकी रूप से अशुद्ध है? बताइएगा। तो इसमें कह रहा है दोस्तों, कहता है यह मुख्य रूप से बिहुला, बिसहरी और लोक कथा पर आधारित है, ये सही है दोस्तों। ठीक है, इस शैली में केवल 3 रंग का प्रयोग होता है, गुलाबी, नीला और पीला, जो कि गलत है दोस्तों। 3 रंग तो सही है लेकिन इसमें नीला रंग नहीं है। ठीक है, नीला रंग के जगह पर हरा रंग का प्रयोग होता है। ठीक है, गुलाबी, पीला और हरा रंग का। तो 2 तो अशुद्ध हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें सर्प चित्रकला, इसे सर्प चित्रकला भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सर्पों का चित्रण अनिवार्य है, ये भी सही है। इस शैली के चित्रों में पात्रों का केवल बायां प्रोफाइल ही चित्रित किया जाता है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 81 की ओर आते हैं। मिलान करना है दोस्तों, ऐप दिया हुआ, जारी करता दिया हुआ है। ठीक है, नेबर ए लॉन ऐप, नेबर ए लॉन ऐप जो है एम्स के द्वारा जारी किया गया है। सुजलाम भारत ऐप, सुजलाम भारत ऐप केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा जारी किया गया। समीर 2.0 ऐप केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया। कुछ ऐप और भी याद रखिएगा दोस्तों, जैसे माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, कपास किसान ऐप केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा जारी किया गया है। ई सेहत ऐप बहुत पूछा गया दोस्तों, ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर के द्वारा जारी किया गया। संचार साथी मोबाइल ऐप केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा जारी किया गया है। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पेनार नदी के जल बंटवारे के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। यह किन 2 राज्यों के बीच विवाद है? तो किनके बीच विवाद है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 83 की ओर। केंद्रीय बजट 2006 से 2026-27 में सबसे ज्यादा किस मद में खर्च होगी? तो सबसे ज्यादा जो है राज्य के हिस्सा में खर्च होगा। ठीक है, राज्य के हिस्सा में सबसे अधिक खर्च होगा। क्वेश्चन नंबर 84, केंद्रीय बजट 2026-27 में कौन से कर्तव्य विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्धारित जो है सबका साथ सबका विकास, आर्थिक विकास में तेजी लाना, आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमताओं का विकास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, सुप्रीम कोर्ट ने किस देश की शीर्ष अदालत के साथ युवा
विधि पेशावरों को आदान प्रदान करने की समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भूटान के साथ। ठीक है, भूटान के साथ। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, ये 4 जनवरी में क्या है दोस्तों? विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 9 जनवरी को। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87। हाल ही में किस देश को पछाड़कर भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चीन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88। हाल ही में बिहार के पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने किस टाइगर रिजर्व के लिए संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा कैमूर टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैमूर टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 89। हाल ही में किस राज्य में गान नगई त्योहार मनाया गया है? तो गान नगई त्योहार जो है मणिपुर में मनाया गया, मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 90। बिहार में द्विसदनीय विधायिका के क्रमिक विकास के संदर्भ में किस वर्ष बिहार और उड़ीसा की विधान परिषद की पहली बैठक बांकीपुर में हुई थी, जिसे परिषद का स्थापना वर्ष माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 20 जनवरी 1913। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91। हाल ही में लंबी दूरी के पिनाका गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहां पर किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा चांदीपुर से। ठीक है, चांदीपुर कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। हाल ही में सोमालीलैंड को औपचारिक मान्यता देने वाला संयुक्त राष्ट्र में शामिल दुनिया का पहला देश कौन है? राइट आंसर होगा इजराइल। ठीक है, सोमालीलैंड को औपचारिक मान्यता देने वाला संयुक्त राष्ट्र में शामिल दुनिया का पहला देश इजराइल बना है। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। हाल ही में कहां पर अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का शुभारंभ किया गया? अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का शुभारंभ IIT पटना में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन का अध्यक्षता कहां पर की है? 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन का अध्यक्षता जो है नई दिल्ली में किया है। ठीक है, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 95। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों। कहता है कि इस योजना से आदिवासी समुदाय को 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। सही है। इसमें 63,000 आदिवासी गांव को शामिल करने का लक्ष्य है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96। बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री कौन है? पंचायती राज विभाग के मंत्री श्री दीपक प्रकाश हैं। ठीक है, श्री दीपक प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी। भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होने वाला 13वां खंजर अभ्यास कहाँ किया जा रहा है? तो खंजर अभ्यास जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। ठीक है, इसका आयोजन जो है मीसामारी असम में किया जा रहा है। ठीक है, मीसामारी असम में। क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में केरल का पहला तितली अभ्यारण्य कौन सा वन बन गया है? तो केरल का पहला तितली अभ्यारण्य जो है अरलम बना है। ठीक है, अरलम। ऑप्शन नंबर 1। 99 की ओर। हाल ही में भारतीय सेना की किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से स्वाति शांता कुमार को सम्मानित किया गया। स्वाति शांता कुमार। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन। असत्य कथन को चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर चुनें। क्या कर रहा है? नोगक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। सही है, नोगक्रेम नृत्य महोत्सव जो है मेघालय में होता है। चबांग कूट महोत्सव जो है मणिपुर में मनाते हैं। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ना तो 1 गलत है, ना ही 2 गलत है, क्योंकि असत्य चुनने के लिए कह रहा था। क्वेश्चन समाप्त हो गया है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे एक ही निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को एक लाइक करके हमें भी मोटिवेट करें, थोड़ा सपोर्ट करें। आपसे यही विनम्र निवेदन है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।